हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज विपिन वर्मा। आज मेरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा, वीडियो नंबर 4 है। पहले की ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुकी हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके अगर आपको टॉपिक रिवाइज करना है तो आप वहां से ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो डेलीगेशन और इसके इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कि अगर हम बात करें डेलीगेशन होता क्या है, अगर हम बात करें डेलीगेट करना किसी काम को, मतलब मैंने अपने कुछ कर्तव्य, कुछ राइट्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे बंदे को सौंप दी। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं बाकी के काम को कर सकूं। जैसे अगर मान लो रमेश है जी, रमेश की शादी फिक्स होगी। रमेश के फादर का नाम है मान लो ओम, ठीक है। ओम जी उनके पिताजी हैं। अब इनके पास कई सारे काम है ना, ठीक है जी। टेंट बुक करना है, खाने वाले को ढूंढना है, वाहन बुक करना है, घोड़ी वाले को बुक करना है, कार्ड्स बांटने, कई सारे काम हैं। अगर हम बात करें तो इनके पास और भी कई सारे काम हैं, कई सारे छोटे छोटे काम भी हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने नीचे क्या करेंगे, जितने भी इनके सबऑर्डिनेट्स हैं ना, जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, वो काम सौंप देंगे। जैसे वो काम सौंप देंगे कि तुम्हारा काम ये है जी, तुम ये काम कर देना, तुम ये काम कर देना, तो उससे क्या होगा, एक तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं नीचे, जो उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनमें भी क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस राइज होगा, वो भी उस काम को सीख जाएंगे और ये फ्री हो जाएंगे, इनको टेंशन नहीं होगी। अब ये अपने काम को, सारे काम को आसानी से करा पाएंगे। तो इन सिंपली मींस दैट डेलीगेशन, the manager is no matter to capable to cannot the manager's every task is own way। देखो जी, मैनेजर अगर हम बात करें, नो मैटर, अगर हम बात करें कैपेबल, मतलब एक मैनेजर कैपेबल नहीं होता कि वो सारे काम को कर सके, वो सारे काम को नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई बंदा हर काम में निपुण नहीं होता। एंड ही कैन नॉट मैनेज एवरी टास्क, और वो अपने हिसाब से पूरे टास्क को, हर काम को मैनेज नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम बात करें तो उसको अपने कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट, अपने नीचे वाले जो बंदे हैं उनको सौंपना पड़ेगा, ताकि वो उस काम को आसानी से कर सकें, ठीक है जी। एंड द वर्कलोड ऑफ द वर्क इज इम्प्रैक्टिकली फॉर हैंडल द हिमसेल्फ। अगर हम बात करें, कोई भी मैनेजर एक वर्कलोड को अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए इम्प्रैक्टिकल है, उसके लिए अगर हम बात करें बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफिकल्टी वाली बात है कि वो हर काम को, पूरे काम को सॉल्व नहीं कर सकता या काम को नहीं कर सकता। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द वर्क, अगर हम बात करें कि जो काम है उसका, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो जाए, जो उसका काम दिया गया है, जो उसके पास कर्तव्य थे, जो उसके पास ड्यूटीज थी, वो जो भी है सारे काम, जो टास्क है सही तरह से हो सके और उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ठीक है। तो हियर टू अचीव दिस ही मस्ट टू डेलीगेट द अथॉरिटीज। तो उसके लिए उसको अपने कई सारे, अगर हम बात करें काम को, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कई सारे ड्यूटीज को, कई सारे टास्क को अपने नीचे वाले बंदे को डेलीगेट करना पड़ेगा कि भाई ये काम तुम कर देना, तो ये काम तुम्हें करना है, ठीक है जी। क्योंकि एक बंदा कभी भी, अगर हम बात करें, उस पर इतना बर्डन होता है कि वो सारे काम को नहीं कर सकता। जैसे कभी हम लोग ग्रुप स्टडी में पढ़ते हैं, अब ग्रुप स्टडी में मान लो हमने आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मान लो उसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, मान लो जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, और आपका मान लो बात करें, मान लो कि इंग्लिश भी है। तो अगर हम बात करें 4 टॉपिक है, अगर हम 4, एक ही बंदा, मान लो एक ही बंदा सारी चीज पढ़ाएगा ना, तो उस पर बर्डन कितना रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। पर वो क्या करेगा, अपने बर्डन को रिलीज करने के लिए, फ्री करने के लिए अपने आप को, वो क्या करेगा, अपने काम क्या करेगा, फर्दर नीचे बढ़ा देगा कि यार ऐसा कर, इंग्लिश तू संभाल ले, इंग्लिश तू पढ़ा दे, मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ कि मैथ्स मेरा स्ट्रांग है, मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा। तो जब एक बंदे आपस में क्या करेंगे, काम को सौंप लेंगे, आपस में बांट देंगे अपने नीचे वाले लेवल के ऊपर, उसे हम कहते हैं डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ वर्क। एंड डेलीगेशन का मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटीज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने अथॉरिटीज को ट्रांसफर करते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेलीगेशन।
जब हम किसी बंदे को काम सौंपते हैं इसका मतलब अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, उसको वो काम करना पड़ेगा। हमने उसको अथॉरिटी दे तो दी है पर अप टू ए सर्टेन लेवल, एक्सटेंड तक, कुछ एक्सटेंड तक। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, XYZ एक कंपनी है जिसमें मिस्टर एक्स जो है कंपनी के मालिक हैं, ठीक है जी। XYZ एक कंपनी है जिसमें मिस्टर एक्स क्या कंपनी के मालिक हैं। अब इनके नीचे एक अगर हम बात करें मनोज नाम के बंदे हैं जो इनके पास मैनेजर हैं, ठीक है जी, मैनेजर हैं। अब वो मिस्टर मलिक जो थे वो 5 दिन के लिए चले गए बाहर किसी काम के लिए। अब उन्होंने बोला यार ये सारे काम मैंने ऐसा कर, 5 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं हूँ नहीं, ऐसे कर तू मेरी कंपनी संभाल ले, ठीक है जी। और सारे के साथ अपने हिसाब से जितने को लगता है ठीक लगता है तो उस काम को कर लिए। अब मान लो मिस्टर मनोज के पास क्या हुआ, अथॉरिटी आ गई। अब मिस्टर मनोज आराम से बैठ गए कुर्सी के ऊपर कि भाई मैं मालिक हूँ 5 दिन के लिए, ठीक है जी। अब वो क्या होता है, इसका एक दोस्त होता है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं चालाक दोस्त होता है उसका, ठीक है, जिसका नाम है सूरज होता है, ठीक है, मिस्टर सूरज जी। सूरज कहता है यार क्या बात है आजकल क्या काम कर रहा है, कह रहा नहीं यार बस मालिक हूँ, मालिक ने बोला है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पास है, तू अपने हिसाब से काम कर, सारी अथॉरिटी मेरे पास, साइनिंग अथॉरिटी सब कुछ देगा मैंने, ठीक है जी। तो मनोज सूरज क्या बोलता है, अबे यार तू पागल है, तेरे को तो ऐसा उसमें मिसयूज करते हैं। उसने क्या करा, किसी को ये साइन चेक कर दी हो, उसको कुछ 2-3 साइन चेक करवा दिए, कुछ कंपनी अकाउंट से पेमेंट करवा दी, या एक बंदे को लेके आया, उसने बोला कि यार पूरी कंपनी को भेज दे 500 करोड़ रुपए की, उसने क्या करा साइनिंग सुनती कर आगे पूरी कंपनी भेज दी। इसका मतलब अगर हम बात की जाए मिस्टर मलिक ने इसको अथॉरिटी दी थी पर अप टू सर्टेन लेवल देना है। अगर आपने किसी बंदे को ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो ही मिसयूज द पावर, वो क्या करेगा, उसको मिसयूज करेगा, ठीक है, और उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करेगा। तो डेलीगेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। एक ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक हम कोई कर्तव्य या रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, एंड एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज का मतलब क्या, मैंने रिस्पांसिबिलिटीज क्या कर दी, सौंप दी है, एंड क्रिएशन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब अगर हम बात करें मैंने एक बंदे को अकाउंटेबिलिटी दे दी है जी, ठीक है, मैं अपने काम को नीचे के सौंप दूं ताकि मेरे को अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है कि हाँ वो काम मेरा हो जाएगा, वो मेरा काम जो मेरा टास्क है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है जी। मैनेजर इज एक्सटेंड द एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजर में भी एक्सटेंड। वो कह रहे हैं अगर हम बात करें जब मैनेजर क्या करेगा, अपने कई सारे काम क्या करेगा, डेलीगेट करेगा, तो हम कह सकते हैं वो अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब वो अपने काम को एक्सपेंड कर रहा है। मान लो एक मैनेजर के पास ऑलरेडी 5 काम थे, उसने 5 बंदे अपॉइंट कर लिए, 5 को काम सौंप दिया, तो छठे काम पे वो फोकस कर सकता है या नया काम देख सकता है क्योंकि उसके पास बंदे हैं, इन्वॉल्व हैं, सबऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा, अपने जितने भी टास्क होंगे अपने नीचे लेवल पे क्या करेगा, सौंप देगा और उनको अथॉरिटीज दे देगा। रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी 3 एलिमेंट्स होते हैं अगर हम बात करें डेलीगेशन के। अकॉर्डिंग टू थियो हेमन एक बिजनेस हम कह सकते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंगली, बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप के अकॉर्डिंगली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, इसमें ग्रांटिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, कि इसका मतलब है एक सुपीरियर के द्वारा एक सबऑर्डिनेट को कुछ ग्रांट देनी है, कुछ परमिशन देनी है कि ताकि वो अपने काम को उस काम को कर सके, बट इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। पर लेकिन उसमें लिमिटेशंस होनी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए कि आप किस हद तक या किस लेवल तक काम करोगे। अगर आपने किसी बंदे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी या अथॉरिटी दे दी तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज करेगा उसका। जैसे अगर मान लो आपके पेरेंट्स हैं, आपके उनकी खुद की एक दुकान है, कैश काउंटर बैठे हैं, उनके पापा मान लो कैश काउंटर बैठे हैं, बेटे को परमिशन दे दी, ले बेटा अपने हिसाब से कुछ भी काम कर, अपने हिसाब से गले को संभालो, तो क्या करेगा, जब उसको अथॉरिटी वो क्या करेगा, उसको मिसयूज करेगा, कुछ पैसे निकाल भी लेगा नहीं। पर अगर उसका कंट्रोल अगर आपके पेरेंट्स के पास होगा तो क्या करेंगे, उसको एक लिमिट तक यूज करेंगे, ठीक है जी। तो दे आर 3 एलिमेंट्स। अगर हम बात करें तो 3 एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के। अगर हम बात करें, पहला है अथॉरिटी, उसके बाद है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों अगर हम बात करें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जिसको हम अथॉरिटी सौंपेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उस काम को करने की, और उसकी ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा।
एंड व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, इसका मतलब उसको जवाब भी देना पड़ेगा कि हाँ वो मेरा काम हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये 3 एलिमेंट्स थे, इसको हम एक अभी करेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे एक बार दोबारा से फ्लो चार्ट बना के अथॉरिटी को, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को। जल्दी से आप एक बार फ्लो चार्ट को बनाइए। डेलीगेशन का मतलब अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो एक मैनेजर होता है जो कैपेबल नहीं होता हर काम में करने के लिए, तो उसके पास कई सारा ओवरबर्डन होता है, तो अपने बर्डन को रिलीज करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए वो क्या करता है, अपनी कुछ अथॉरिटीज क्या करते हैं, लो हाई लेवल से क्या करेंगे, लो लेवल पे अपने नीचे वाले बंदों को सौंप देगा और वो क्या करेंगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे और वो उसके लिए अकाउंटेबल होंगे कि हाँ भी वो काम सही तरह से हुआ ही नहीं है, वो उसको जवाब भी देंगे, मतलब इन्फॉर्म भी करेंगे बेसिकली। तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जल्दी से आप लिखिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए बड़े स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था अभी 2 मिनट पहले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। आइए स्टार्ट करते हैं पहले अथॉरिटी से, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी। देखो जी, व्हाट इज अथॉरिटी? राइट ऑफ इंडिविजुअल। अथॉरिटी का मतलब है मेरे पास राइट है कि मैं किसी बंदे को कोई भी अथॉरिटी दे सकता हूँ कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। जैसे बॉस है, जो बॉस होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से कुछ भी काम करवा सकता है जो भी उस नेचर ऑफ वर्क के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज राइट ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमेंड द सबऑर्डिनेट। ये कह रहा है कि एक तरह का राइट होता है जो एक व्यक्ति के पास होता है कि अगर वो चाहे तो किसी को भी कमांड कर सकता है, किसको, अपने सबऑर्डिनेट को, किसके लिए, एक्शन करने के लिए, कि भाई ये तुम काम को परफॉर्म करो, तुम्हें ये काम सुबह तक करना है। अगर मैंने जैसे सिंपल बात करूं, एक्स ने वाई को अथॉरिटी दी है कि कल शाम तक मेरे को ये 50 पेजेस पे ये जितने बच्चे लिखे इनको कॉल करके इनका फीडबैक चाहिए, इसका मतलब है आपने अथॉरिटी दे दी है, इसका मतलब उसको वो काम परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैं जो हाई लेवल पे होगा, जो भी सुपीरियर होगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी तरह का, अगर हम बात करो, कमांड कर सकता है, ठीक है, कोई डायरेक्शन दे सकता है कि आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो विदिन अ स्कोप इशू, मतलब वही कि आपको अपने लेवल तक, कि आप किसी बंदे को अथॉरिटी दोगे तो एक लेवल तक दोगे, आप किसी बंदे को उस लेवल से ज्यादा अथॉरिटी नहीं दे, जिस लेवल पे आपको, जितने लेवल पे आपकी अथॉरिटी है आप उस लेवल तक ही अथॉरिटी दोगे, आप ज्यादा अथॉरिटीज नहीं दे सकते। It establishes it rise a establishing का skeleton। अगर हम बात करें, ये बताता है, जैसे मान लो A ने B को अथॉरिटी दी, फिर B ने C को दे दी, C ने फिर आगे क्या D को D को दे दी, ये दिखाता है स्केल, इट्स काइंड ऑफ स्केलेटन। ये शो करता है कि कैसे कैसे अगर हम बात करें जो हमारे वेरियस डिसीजन जो भी डिफरेंट बंस हैं वो आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं। तो अथॉरिटीज काइंड ऑफ इट अराइज, इट शो दैट द एस्टैब्लिश्ड स्केलेटन, ये एक क्या शो करता है, स्केलेटन को शो करता है कि कितने कितने बंदों को कैसे कैसे रिस्पांसिव अथॉरिटीज हैं जो सौंपी गई है और कौन उसके नीचे रिस्पांसिबल पर्सन है जो उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द गिवन रिस्पांसिबिलिटी। ये कह रहा है कोई अगर किसी बंदे को कोई रिस्पांसिबिलिटी दोगे तो उसके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब जब उसके ऊपर एक अथॉरिटी होगी, अगर आपने किसी को काम सौंपा है इसका मतलब वो उस काम को कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो अथॉरिटी लेवल पे है जो उससे काम करवा रहा है। तो अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द गिवन रिस्पांसिबिलिटी। इट मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड, मोस्टली तो अगर हम बात करें अथॉरिटी, आपके जो नीचे वाला बंदा है वो आपको ऑर्डर नहीं दे सकता, वो आपको कमेंड नहीं करेगा, वो आपको रिक्वेस्ट ही करेगा, पर आप अपने नीचे वाले बंदे को ऑर्डर और हम कह सकते हैं कमांड कर सकते हो। तो मोस्टली अगर हम बात करें जो अथॉरिटी होती है वो मूव होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द सुपीरियर टू दी सबऑर्डिनेट की फॉर्म में होती है। मतलब जब भी कभी किसी को काम सौंपेंगे तो हम ऊपर से नीचे ही काम सौंपेंगे, कि जो हाई अथॉरिटी पे बंदा होगा वो अपने नीचे वाले बंदे को काम सौंपेगा, और नीचे वाला बंदा अगर चाहता है उसके पास अगर आगे भी काम को डेलीगेट करना
तो वो फिर भी फर्दर आगे काम को डेलीगेट कर सकता है, तो वहां पे भी सेम केस अप्लाई होगा ऊपर से नीचे, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं रिस्पांसिबिलिटी। देखो जी, रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। अगर मैंने किसी को कोई काम दिया है, मैंने बोला कि दो डिपार्टमेंट मतलब XYZ लिमिटेड कंपनी के अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, शूज का, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मान लो बैग्स का। तो मैंने दोनों डिपार्टमेंट को बोला कि भाई 15-15 हजार जो क्वांटिटी है, इतने नंबर ऑफ पीसीज जो है मेरे 15,000 शूज हो गए या 15,000 मान लो बैग्स हो गए, ये आपको पूरे साल में सेल करने हैं। इसका मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन। ये जरूरी है, इट मींस दैट ऑब्लिगेशन अथॉरिटी, इसका मतलब है सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन है, मतलब उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। जिसको कोई, अगर हम बात करें किसी अथॉरिटी ने कोई काम दिया है, इसका मतलब उसको मानना पड़ेगा। एंड प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड, और ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है किसकी, सबऑर्डिनेट की, कि जो भी काम दिया गया है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जाए और उस काम को, उस ड्यूटीज को सही तरह से किया जाए, ठीक है जी। The responsibility is arise from the superior to subordinate relationship। ये responsibility क्या शो करता है, relationship, कि A के ऊपर भी, A ने B को responsibility दी, इसका मतलब A और B का relation है। तो responsibility arise thus to that the superior subordinate relationship, because subordinate is bound the duties assigned by the superior। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब अगर मैंने बोला आपको XYZ लिमिटेड कंपनी है जिसमें मान लो R और S है, R और S को अगर मान लो 10,000 शूज का और 10,000 बैग्स का हमने उनको अथॉरिटी दी है कि आपको एक साल में सामान क्या करना है, इतने गुड्स नंबर ऑफ पीसीसी क्या है आपको सेल करना है। इसका मतलब क्या है, ये कि अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट इज बाउंड, जो जितने भी नीचे के बंदे हैं मिस्टर आर और एस, ये बाउंड है, उनको एक्स वाई जेड के लिए काम करना ही पड़ेगा, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। मोस्टली दे फ्लो फ्रॉम द अपर डायरेक्शन काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। देखो सिंपल सी बात है, मैंने किसी को रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी दी, तो मैंने, अब रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, नीचे वाले बंदे के जिसको मैंने कोई काम सौंपा है उसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मेरे लिए काम करना, जैसे मैंने बोला है काम करना, जैसे मैंने कंडीशन बताई है उस कंडीशन पे काम करना, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें जो सबऑर्डिनेट जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो कैसे होती है, मोस्टली डाउनवर्ड, यू कैन से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कैसे होती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट होती है, इसको होती है सुपीरियर, सब सबऑर्डिनेट से इसको होती है सुपीरियर पे, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर को होती है, ठीक है। अथॉरिटी कैसे होती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो बेटा ये था, अगर हम बात करें यहाँ पे भी एक पॉइंट और आएगा कि अथॉरिटी अगर हम किसी बंदे को ज्यादा सौंपेंगे तो वो क्या करेगा, उसको मिसयूज करेगा, ठीक है, वो भी पॉइंट पढ़ते हैं। जल्दी से पहले आप ये पॉइंट बताइए, बना लीजिए अथॉरिटी का और रिस्पांसिबिलिटी का, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप होता क्या है और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। जल्दी से प्रोजेक्ट बनाइए आप लोग। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी। उससे पहले ये पॉइंट पढ़िए, इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए अगर हम किसी बंदे को डेलीगेट करते हैं, तो अगर हम किसी बंदे को कोई भी काम सौंपते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम किसी बंदे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना दें। अगर आपने किसी बंदे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी तो वो क्या करेगा, उसको मिसयूज करेगा। जैसे एक मॉनिटर होता है ना, क्लास मॉनिटर, तो क्लास मॉनिटर को ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी दे दी है कि तू अपने हिसाब से जो मर्जी काम कर, बच्चों को मारो कूटो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है जी। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर किसी बंदे के पास अथॉरिटी से अगर ज्यादा होगी या उसने अगर किसी बंदे को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है, तो भी उसका हम कह सकते हैं, देखो कोई भी चीज ज्यादा तो इफेक्ट करती है, चाहे पॉजिटिवली करे चाहे नेगेटिवली करे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इफ द अथॉरिटी ग्रांटेड, अगर मान लो किसी को अथॉरिटीज दी है, क्या दे दी है, एक्सीड द रिस्पांसिबिलिटी, अगर इसका मतलब क्या, अगर किसी बंदे को ज्यादा ही अथॉरिटी दे दी है रिस्पांसिबिलिटीज के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मिसयूज अथॉरिटी, वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करेगा। जैसे एक कमेटी के अंदर 5 बंदे हैं, अब उन 5 बंदों को सिलेक्शन के लिए बोला कि इससे जॉब्स हो रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। अब उन 5 अथॉरिटीज के बाद है जी कैसे कैसे क्या करना है, मतलब उनको लोगों को रिक्रूट करना है, जॉब देंगे, इंटरव्यू लेना है, तो अपने हिसाब से वो काम करेंगे।
पर अगर मान लो उसमें से किसी 5 में से किसी एक बंदे को ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि ठीक है यार, जैसे मान लो टोटल 50 बंदे चाहिए, तो 10-10 बंदे इनको बोलते हैं कि हर कोई बंदा अपने लेवल पे 10-10 बंदे को रिक्रूट कर सकता है। अब मान लो एक बंदे को देते 30 बंदे कि 30 बंदे को आपको रिक्रूट करना है। अब वो क्या करेगा, अब बाकी लोगों के पास क्या है, काम कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको मिसयूज करेगा। तो हो सकता है कि अपने वो जानकार बंदा को रख ले, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, अगर कोई भी हम किसी बंदे को हम ज़्यादा अगर मान लो अथॉरिटीज दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज करेगा, ठीक है जी। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी बंदे को ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी है, मतलब अथॉरिटी से ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको असाइन कर दी है, तो जो सबऑर्डिनेट होगा वो कभी भी अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जिम्मेवारी बहुत सारा दे दी आपने, इतनी सारी जिम्मेवारियां दे दी हैं कि वो भाई वो जिम्मेवारी पूरी कर ही नहीं पाएगा। अगर मान लो कोई आपका नोन है जिसके पास ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है वो, ठीक है, उसको मान लो उसके मालिक ने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, तो यार ये भी संभाल ले, तू ये भी काम कर ले, तेरे को वो भी काम करना है, तेरे को ये भी काम करना है, ठीक है, मतलब उसको हर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तो क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ज़्यादा है। अगर आप किसी बंदे को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दोगे तो भी वो क्या करेगा, उस काम को, अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरह से नहीं कर पाएगा, और वो अपने कह सकते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम द ड्यूटी वैल्यू। अब हम बात करें अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, आंसरेबिलिटी, आंसर देना, जवाब देना। अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ, XYZ कंपनी है, ठीक है जी, जिसमें से मिस्टर एक्स ने, ठीक है जी, आपका मनोज को एक काम दे दिया, इसका मतलब ये अथॉरिटी थी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बात करें इसका मतलब अगर ये काम हो गया है तो किसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, बताना, मनोज की, कि हाँ यस सर वो काम हो चुका है। अब मनोज ने क्या करा, फर्दर ये काम क्या करा, निशा को सौंप दिया, निशा को सौंप दिया। तो अगर हम बात करें, पहले एक्स कौन था, अथॉरिटी पे था, उसने काम किसको सौंपा, मनोज को भेजा, ठीक है, तो मनोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो काम को करेगा, और मनोज जी क्या करेगा, इसको इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद मनोज ने क्या करा, उस काम को खुद ना करके क्या करा, निशा को सौंप दिया। इसका मतलब ये कौन हो गया, अथॉरिटी हो गया, और ये कौन हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। इसकी ऑब्लिगेशन है, इसको मानना पड़ेगा, मनोज ने जो काम बोला निशा को करना पड़ेगा। अब निशा की अकाउंटेबिलिटी बनती है मनोज को बताना कि सर वो काम हुआ नहीं हुआ। पहली बात, अगर वो निशा से काम नहीं हुआ तो क्या वो इस काम के लिए अकाउंटेबल नहीं है, यस मनोज इस काम के लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि मनोज को बोलता काम करने के लिए, पर लेकिन मनोज ने काम नहीं करा, और मनोज ने आगे फर्दर सौंप दिया किसी बंदे को करने के लिए, अगर उससे काम नहीं हुआ तो इसका मतलब है जो सजा है वो मनोज को ही मिलेगी और निशा को मिलेगी। मनोज के लेवल पे एक्स जो है, मनोज के लेवल पे इसको इन्फॉर्म हो देगा, सजा देगा, और जो मनोज है वो निशा को उस लेवल पे सजा देगा अपने हिसाब से, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं तो अथॉरिटी जो होती है ये ऐसे नहीं कि किसी को कोई काम, मैंने किसी को काम डेलीगेट कर दिया, फिर फर्दर डेलीगेट कर दिया, फिर फर्दर डेलीगेट कर दिया तो मैं फ्री हो गया, नहीं, मैं फ्री नहीं होगा, मैं उसके लिए अभी भी मैं उसके लिए अकाउंटेबल रहूंगा। तो इट मींस दैट अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी, आंसर देना। फाइनल आउटपुट, जो भी हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, जो भी हमारा काम होगा, जो भी हमारा असाइन टास्क है, उसके बारे में फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट देना कि हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, या हमारा काम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है जी। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू द सुपीरियर। अगर हम बात करें जो अथॉरिटी होती है वो कैसे डेलीगेट होती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, ऊपर से नीचे डेलीगेट की जाएगी, ठीक है जी। जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का मतलब है मैंने किसी को काम सौंपा तो सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम सौंपा, बट अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है, नीचे से ऊपर, कि हाँ सर वो काम हो चुका है, मैंने वो काम कर दिया, क्योंकि आंसरेबिलिटी, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको एक काम दिया कि यार मार्केट से जाके वो सामान लेके आना है, ठीक है जी, आपके पेरेंट्स ने आपको कमांड करा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, और आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा मेरे को इन्फॉर्म कर दियो फोन करके कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ, वो माल मिला नहीं मिला, ठीक है जी। जैसे हम किसी बंदे को पेमेंट देने जाते हैं तो बंदा क्या बोलता है, ठीक है सर अपना बंदा भेज रहा हूँ, जब बंदा भेजते हैं तो वो क्या करता है, सब कॉल करवाता है कि सर यस ये बंदा है, सिर्फ बात कर लो, मैंने उसको पेमेंट दे दी है। इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी, वो जवाब दे रहा है कि हाँ भी सर मेरे तरफ से पूरा काम हो चुका है, मैंने, अब कोई बंदा अगर मान लो ऐसा अगर आता है, दूसरा बंदा आता है तो उसके लिए मैं अकाउंटेबल
अकाउंटेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके बंदे को आपके सामने बात करके ही पेमेंट दी थी। अगर कोई दूसरा बंदा अगर आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए वो बंदा जिम्मेवार होगा मालिक, जिसने पेमेंट मंगवा ली थी, जो उसने दे दी उसने दे दी, ऑब्वियसली बात है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बट अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट पास, एक तो पहली बात आप अकाउंटेबिलिटी को पास नहीं कर सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहाँ पे मान लो ए से बी को एक एक्स वाई जेड में एक्स ने मनोज को काम दिया, मनोज ने निशा को काम दिया, निशा ने काम नहीं करा, तो क्या मनोज की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं, मनोज अभी भी उस काम के लिए अकाउंटेबल है। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने निशा को काम सौंपा था, निशा ने काम नहीं करा। तो भाई मैंने तो आपको सौंपा है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैंने आपको दिया था, आपने किसी गलत बंदे को सौंप दिया काम, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप इसका कंपनसेशन भरोगे और आपके उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर हम बात करें तो इट फ्लो फ्रॉम द मोस्टली सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। वो कैसे होती है अकाउंटेबिलिटी? सबऑर्डिनेट से सुपीरियर। नीचे वाला बंदा जो होगा वो हम ऊपर वाला बंदा वो क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा, आंसर देगा कि सर वो हमारा काम हो चुका है या वो काम नहीं हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ। इसका मतलब है आंसरबिलिटी कौन देगा? जो नीचे वाला बंदा है वो ऊपर वाले बंदे को क्या करेगा? आंसर देगा। ठीक है, इवन व्हेन ए मैनेजर डेलीगेट हिज पार्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, अगर एक मैनेजर ने अपना जो कुछ रिस्पांसिबिलिटी थी, कुछ पार्ट अगर हम बात करें किसी और बंदे को सौंप दिया, एंड अथॉरिटी टू बी सबऑर्डिनेट ही रिमेन ऑलवेज अकाउंटेबल। अगर किसी बंदे ने फर्दर अगर किसी को काम देना था पर उसने आगे फर्दर काम दे दिया, तो पर लेकिन फिर भी वो उस काम के लिए स्टिल हमेशा क्या रहेगा? अकाउंटेबल रहेगा। ठीक है जी, फॉर हिज ओन वर्क एज वेल एज फॉर द सबऑर्डिनेट। एक तो अपने काम के लिए कि भाई तूने अपना काम क्यों नहीं करा, और सबऑर्डिनेट के पॉइंट से भी, तो वो यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल होगा और यहाँ भी होगा। यहाँ रिस्पॉन्सिबल क्यों हुआ? क्योंकि आपने निशा को काम क्यों दिया? जब उसको पता था वो काम नहीं कर सकती, तो आपने काम क्यों दिया? पहले बात यहाँ पे। और भाई मेरा काम क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ भी अकाउंटेबल होगा। तो वही है कि अपने काम के लिए और सबऑर्डिनेट के लिए काम के लिए वो हमेशा अकाउंटेबल होगा। जैसे एक एक्स वाई जेड कंपनी है जिसके अंदर मिस्टर मनोज ने क्या करा? राकेश को काम दिया। ठीक है, राकेश ने क्या करा? नीचे वर्मा को काम दे दिया, वर्मा ने उस काम को गलत कर दिया। ठीक है, वर्मा ने इन्फॉर्म करा कि सर वो काम गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो दूसरे बंदे हैं, मनोज है, जो मिस्टर एक्स वाई जेड में कंपनी के जो मालिक है, तो वो अकाउंटेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए कौन आंसर देगा? वही आंसर देंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये थे हमारे 3 एलिमेंट्स जो मैंने आपको पढ़ाया, अथॉरिटी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स ऑफ डेलीगेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। पहला पॉइंट है फैक्टिव मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है और आपने क्या करा? आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अथॉरिटीज क्या करी? फर्दर नीचे ट्रांसफर कर दी, तो ट्रांसफर से क्या हुआ? ऑब्वियसली बात है आपका मैनेजमेंट क्या करेगा? इफेक्टिव काम कर पाएगा सही तरह से। क्योंकि अगर एक मैनेजर के पास सारा काम है, वो सारा काम करेगा तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज पे क्या होगा? हैम्पर इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो ओवरबर्डन है। पर लेकिन जब वो डेलीगेट कर देगा तो हम कह सकते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट होगा वो अपने हिसाब से सही सही काम करता रहेगा। फर्स्ट के बाद है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर मैंने अपने काम सौंप दिए, अपने नीचे वाले बंदे को सौंप दिए, तो उसका विकास नहीं होगा, ये होगा क्योंकि जब वो उस काम को करेगा तो उसमें इसके स्किल, उसकी इंटेलिजेंसी, ठीक है, उसकी एबिलिटी दोनों बढ़ेगी और वो उससे हम कह सकते हैं उसका विकास होगा। फाइनेंशियली भी विकास होगा और फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से क्या होगा? उसका विकास होगा। उसके बाद है मोटिवेशन एम्प्लॉइज। जब हम किसी एम्प्लॉय को काम डेलीगेट करेंगे तो उसमें मोटिवेशन राइज होगा, क्योंकि उसमें क्या भावना राइज होगी कि मैं उस काम को आसानी से कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन इज काइंड ऑफ हम अपने एम्प्लॉइज को काम सौंपेंगे ताकि वो भी एनर्जेटिक होके, हाईली मोटिवेटेड होकर उस काम को करें, ताकि उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव चेंजेस आए, उनका जो एटीट्यूड लेवल है एम्प्लॉइज का वो पॉजिटिव हो और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें। उसके बाद है फैसिलिटीज ऑफ द ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ग्रो करे, एक्सपेंड करे अपने आप को। तो हम अपने काम को एक्सपेंड डेलीगेट करेंगे। मान लो कि मैनेजर के पास बहुत सारे काम हैं, टास्क हैं, जब वो डिफरेंट लेवल पे अपने काम को क्या करेगा? डेलीगेट कर देगा, तो फ्री होता रहेगा। तो फर्दर वो क्या करेगा? फर्दर अपने हिसाब से
अपने काम को डेलीगेट करता रहेगा, जिससे उसकी कंपनी की ग्रोथ और खुद की भी ग्रोथ होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन भी कह रहा है कि अगर हम बात करें, अगर एक डिपार्टमेंट के पास मान लो ऑपरेशन में अगर बंदे काम है, उन लोगों के पास अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो अगर कम लेवल पे उनके पास वर्कलोड क्या है ज़्यादा है, ठीक है नहीं, मतलब हर डिपार्टमेंट के पास 5-5 6-6 काम है, तो उन पर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। पर अगर हर डिपार्टमेंट को अलग तरह से काम में साइन कर देंगे तो हर कोई बंदा अपना अपना काम करेगा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और हर ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे होंगे वो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है जी। तो जल्दी से एक बार आप लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के टोटल 5 पॉइंट्स हैं, इसके आप ट्रू फैक्ट्स को बनाइए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। जल्दी से देखिए इसको जरा। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंस लेके आपको मैंने इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसके बाद है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन क्या था? डेलीगेशन काइंड ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब अथॉरिटी जो हम क्या करेंगे मैनेजर को शेयर करेंगे। तो मैनेजर क्या करेगा अपनी अथॉरिटीज क्या करेगा आगे क्या करेगा शेयर कर देगा। किसको देगा? अपने सबऑर्डिनेट को शेयर कर देगा। एंड द वर्कलोड जो भी है अब उसका उसके पास जो भी वर्कलोड है वो अपना जो मैनेजर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देगा, सौंप देगा, अपने नीचे लेवल पे दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिससे क्या होगा अगर हम बात करें दे लाइटन द बर्डन, मतलब कौन? मैनेजर। जो अगर हम बात करें जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कंपनी के अंदर मान लो जो ऊपर के बंदे हैं वो क्या करेंगे अपने बर्डन को क्या करेंगे लाइटन कर देंगे, रिलीज कर देंगे और अपने नीचे वाले बंदे को सौंप देंगे और हम क्या सकते हैं वो अपने आप को वहां से फ्री कर देंगे। द पासिंग द रूटीन वर्क, जब हम लोग क्या करेंगे सबऑर्डिनेट को, एक मैनेजर जब अपने सबऑर्डिनेट को रूटीन टास्क रूटीन वर्क क्या करेगा देगा, तो जो मैनेजर होगा जो मैनेजर है वो क्या करेगा अपना मोर टाइम जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसमें अपना काम ज्यादा दे पाएगा, उस पर ज्यादा अटेंशन या फोकस से कर पाएगा, जिससे कंपनी की ग्रोथ के बारे में, कंपनी के प्लान्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में वो उन काम में इन्वॉल्व हो जाएगा अगर वो अपने काम को नीचे डेलीगेट कर देगा। इसका मतलब क्या है जो मैनेजर है वो क्या करेगा अपने हिसाब से अपने टाइम को अपनी एबिलिटी को ज्यादा वैल्यूएबल वे में यूज कर पाएगा अगर वो डेलीगेशन वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। जैसे मान लो कंपनी है उसके अंदर एक मालिक है उसके पास बहुत सारे काम है, उसको मैनेज देखना है, कंपनी देखनी है, वो क्या करेगा अपने काम को डेलीगेट कर देगा। वो मोस्टली फोकस करेगा कि कैसे कैसे मैं अपने बच्चों को इंक्रीज करूं, कैसे कैसे मैं अपने कोचिंग में और बच्चे लेके आऊं ताकि मेरे को प्रॉफिट हो, तो नंबर ऑफ बैचेस बना के देगा और वहां से प्रॉफिट क्या करेगा ऑटोमेटिक को जनरेट कर लेगा। तो हम किसी तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है जब एक बंदा जब सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को, ठीक है, जब भी कभी हम कह सकते हैं जैसे सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को एक काम दिया, सुपीरियर ने एक सबऑर्डिनेट को काम दिया या सबऑर्डिनेट ने अपने सबऑर्डिनेट को काम दिया रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके स्किल बढ़ेंगे, वो उस काम को करेगा, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी और हम कह सकते हैं उसका विकास होगा। तो डेलीगेशन इज अ काइंड ऑफ अथॉरिटीज मोर अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉय। ये कह रहे हैं जब हम लोग अपनी अथॉरिटीज किसी नीचे बंदों को अगर हम देंगे, किसको देंगे अपने नीचे सबऑर्डिनेट को सौंपेंगे, तो हम कह सकते हैं उनको मोर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। किनको मिलेगी? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज इज नोन एज ए सबऑर्डिनेट्स और वो भी अपने टैलेंट को शो कर पाएंगे, उनसे उनका टैलेंट भी इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। दे अलाउ टू डेवलप द नेसेसरी स्किल एंड हेल्प इन अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ये कह रहे हैं जब हम किसी को काम देंगे जिससे क्या होगा दे अलाउ, हमने अलाउ कर दिया अपने सबऑर्डिनेट को वो अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं उसमें उनसे क्या विकास होगा, उनके स्किल बढ़ेंगे और वो कितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो उसको आसानी से कर पाएंगे और उसको आसानी से कर लेंगे। अगर हम किसी को काम सौंपेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें काम सौंपते हैं कि अब आप बड़े हो चुके हैं, अब इस काम को करो, एक बार कर दोगे, दूसरी बार कर दोगे, लेकिन तीसरी, चौथी और पांचवी बार तो वो काम बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, सही होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट डेलीगेशन इज अ काइंड ऑफ टेक्निक। डेलीगेशन क्या है? एक तरह की टेक्निक है जहां पे हम क्या करेंगे डेवलपिंग, हम क्या करेंगे अपने जो भी नीचे
जो एम्प्लॉइज हैं, जो सबऑर्डिनेट हैं, उनको काम सौंपेंगे, जिससे क्या होगा कि बेटर एम्प्लॉइज, हमें फ्यूचर में बेटर मैनेजर या बेटर एम्प्लॉइज मिलेंगे एंड दे गेन द एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट इन दी हायर पोजीशन, और उनसे क्या होगा, उनका विकास होगा, उनका सामाजिक कल्याण होगा, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेगी, उनका विकास होगा, उनका एक्सपीरियंस गेन होगा, और वो अच्छी अच्छी सैलरी इंक्रीज करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा और जो एम्प्लॉइज हैं उनका भी भला होगा। ठीक है जी बेटा, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई डेवलपमेंट। जल्दी से आप इस पॉइंट को लिखिए, इंपॉर्टेंस को, फिर इसके बाद हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं हमारे बच गए हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से इसको करता हूं बेटा। देखो जी, स्टार्ट करते हैं। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ये कह रहे हैं कि पहली बात अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन में हमारी ग्रोथ होगी, उसके बाद है बेटर कोऑर्डिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। Delegation is kind of a facilitate. Delegation facilitate the growth and development of organization. ऑब्वियस सी बात है, जब हमने अपने काम को सौंप दिया, किसको सौंप दिया, अपने नीचे सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट अगला लगातार वही काम करते जा रहे हैं जिससे उनकी स्किल बढ़ रही है। हम कह सकते हैं जो ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सनल बंदों को जो हमने काम सौंपा है, डेलीगेट करा है, जिससे क्या होगा, हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी, क्योंकि जितने भी बंदे मेरे नीचे काम कर रहे हैं वो सारे सारे कौन से एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड है, हाईली एक्सपीरियंस है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो हमारी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, दिस टेक एंड टेक टू लीड द विजन, जिससे क्या होगा कि जो हमारे जो भी ट्रेन पर्सन है, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, वो क्या करेंगे, नए नए वेंचर्स लेके आएंगे, नए नए एक्टिविटीज लेके आएंगे, नए नए जॉब्स में जाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स में लाएंगे, प्रोडक्ट लाइंस में जाएंगे, और बिजनेस को क्या करेंगे, अपने एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो डेलीगेशन काइंड ऑफ, जब आप किसी को डेलीगेट करते हो तो हम कह सकते हैं उससे हमारी पर्सनल ग्रोथ होनी है, क्योंकि हम डिफरेंट काम में जाएंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज में लगेंगे, डिफरेंट न्यू वेंचर्स में जाएंगे और काम करेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन। आपको पता है 3 एलिमेंट्स थे, एक है आपका अथॉरिटी, उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी, उसके बाद आपकी अकाउंटेबिलिटी। ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ये हेल्प करते हैं डिफाइन करने में, क्या डिफाइन करने में, किसकी पावर क्या है, किसकी क्या ड्यूटीज है, कौन आंसरेबिलिटी है, कौन किस पोजीशन में बैठा है, और कौन सा बंदा किसको जवाब देगा, किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशंस हैं वो हम कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस 3 एलिमेंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दे हेल्प टू अवॉइड, जिससे क्या होगा कि ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि जिसको जो काम सौंप दिया वो वही काम करेगा, दूसरा बंदा उस काम को नहीं करेगा, तो उससे ओवरलैपिंग की एक्टिविटी ऑटोमेटिक कम होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगा, हर कोई बंदा अपना काम करेगा, हर कोई बंदा उसी के लिए आंसरेबल होगा जिसको जो काम दिया गया है। तो the efforts of the maintaining efficiency, तो हम बात कर सकते हैं, तो हम ओवरलैपिंग, तो जो एफर्ट्स हैं हमारे, ठीक है, हम क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, बेटर वे में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं वो अपना अपना काम करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या रहेगी, इफेक्टिवेशन बनी रहेगी और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, क्योंकि हर कोई बंदा अपना अपना काम कर रहा है, उसको किसी दूसरे काम में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हर कोई बंदे के राइट्स, रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूटीज पूरी तरह से क्या है, फिक्स्ड हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स, और तो हम कह सकते हैं आज जो टॉपिक स्टार्ट हुआ बेटा हमारा डेलीगेशन, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डेलीगेशन पढ़ाया, उसकी डेफिनेशन पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको उसके एलिमेंट्स पढ़ाए हैं, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस पढ़ाए हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।